गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 गैसीय अवस्था आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे कि पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंदर जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के अत्यधिक निकटस्थ होते हैं, मतलब बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए उनके आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। द्रवों में जो अणु होते हैं या कण होते हैं वो ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो ठोसों की तुलना में दुर्बल होते हैं और इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। मतलब इन्हें जिस आकृति के पात्र में भरा जाता है द्रव उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा आता है गैस अवस्था। गैस अवस्था में जो गैस के जो अणु होते हैं या कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और काफ़ी दूर दूर होने के कारण इनके मध्य में बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल या वांडर वाल बल पाए जाते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इन कणों के मध्य या इन अणुओं के मध्य ना कोई आकर्षण होता है ना कोई प्रतिकर्षण होता है। तो गैस के कण इतने दूर दूर होते हैं कि इनके मध्य में ना कोई आकर्षण होता है ना कोई प्रतिकर्षण होता है। दाब बढ़ाने पर जरूर इनके मध्य में आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है और गैसों का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो अपन गैसीय अवस्था है, तो गैसीय अवस्था में 2 प्रकार की चीज़ें बताई गई है। नंबर 1 आदर्श गैस और नंबर 2 वास्तविक गैसें। आदर्श गैस और नंबर दूसरी है वास्तविक गैसें। अब सवाल ये कि आदर्श गैस किन्हें कहेंगे और वास्तविक गैसें किन्हें कहेंगे। तो आदर्श गैस का मतलब ये होता है कि वे गैसें जो ताप और दाब के सभी मानों पर PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है, वो गैस आदर्श गैस कहलाती है। जो PV बराबर nRT की पालना करती हैं, चाहे ताप का मान कितना भी हो और दाब का मान भी कितना भी हो। तो ताप और दाब के सभी मानों पर यदि कोई गैस आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है तो वह गैस आदर्श गैस कहलाती है। लेकिन ऐसी कोई गैस नहीं है जो ताप और दाब के सभी मानों पर आदर्श गैस समीकरण की पालना करे, इसलिए कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, उस कंडीशन पर गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लग जाती है। कहने का मतलब है, जब ताप का मान कैसा हो, ज़्यादा, और दाब का मान कैसा हो, कम, बहुत कम। जब दाब का मान बहुत कम है और ताप का मान बहुत ज़्यादा है तो अणु कहाँ पर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। अणु जब दूर दूर होंगे तो इनके मध्य में ना कोई आकर्षण होगा ना कोई प्रतिकर्षण होगा। इस परिस्थिति में गैस आदर्श गैस समीकरण की पालना करने लग जाती है, अर्थात वो आदर्श व्यवहार दर्शाने लग जाती है और वो आदर्श गैस कहलाती है। कौन सी परिस्थिति में, जब ताप का मान कैसा हो, ज़्यादा। तो इसका मतलब ताप अपन ने क्या ले लिया, उच्च, और दाब अपन ने कैसा ले लिया, निम्न। तो उच्च ताप पर और निम्न दाब पर गैस आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है, अर्थात आदर्श व्यवहार दर्शाती है। लेकिन जो वास्तविक गैसें होती है, ये वास्तविक गैसें क्या करती है, देखो ताप का मान तो क्या कर दे, कम, निम्न, और दाब का मान क्या कर दे, ज़्यादा, उच्च। तो आप सोचो, जब दाब का मान यदि अपन बढ़ाते हैं तो गैस के अणु कहाँ आ जाएंगे, पास पास, और ताप का मान क्या करते हैं, कम कम। तो LPG जो सिलेंडर आता है जिसमें गैस के अणु में देखो ताप का मान कम और दाब का मान उच्च होता है, जिसमें कण बहुत पास पास होते हैं। तो एक सिलेंडर में 14.2 किलो गैस भरी हुई रहती है, तो और उसमें कण बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं और इतने पास पास होते हैं कि वो लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाते हैं। और उस स्थिति में जो गैस है वो गैस के नियमों की पालना करती है और उन्हें वास्तविक गैसें कहते हैं। तो वे गैसें जो गैस के नियमों की पालना करती है वो वास्तविक गैसें कहलाती है। तो जो भी गैस वायुमंडल में पाई जाती है या कोई भी गैस हो वो वास्तविक गैस की तरह ही व्यवहार करती है। लेकिन इस परिस्थिति में वो वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लग जाती है।
अब आते हैं गैसों के नियम से संबंधित या गैसों से संबंधित कुछ नियम। तो देखो इधर नंबर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, गैसों के नियम। इसमें सबसे पहले जो नंबर 1 आता है वो आता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, ये नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है? बी प्रोपोर्शनल टू 1/p। बी प्रोपोर्शनल टू 1/p। टी बराबर अपन ने क्या ले लिया? कांस्टेंट। स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी अपन जानते हैं कि देखो इधर अगर आयतन का मान ज़्यादा है तो दाब का मान कम होगा, क्योंकि दाब का मान कम करेंगे तभी अणु कहाँ जाएंगे? दूर दूर जाएंगे, और अणु यदि दूर दूर जाएंगे तो आयतन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दाब का मान बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो अणु कहाँ आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, तो आयतन में क्या हो जाएगी? कमी। तो दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए T बराबर कांस्टेंट है तो B प्रोपोर्शनल टू 1/p, या PV बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो बॉयल का नियम क्या हो गया? स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या तो इसे ऐसे लिख लो, या फिर इसे ऐसे लिख लो कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन और दाब का गुणनफल कांस्टेंट मतलब नियतांक प्राप्त होता है या नियत रहता है। दाब और आयतन का गुणनफल नियत रहता है। ठीक है, तो दो गैसों के लिए अपन कैसे लिख सकते हैं? दो गैसों के लिए P1 B1 बराबर P2 B2, ये लो। तो दो गैसों के लिए बॉयल का नियम क्या होगा? P1 B1 बराबर P2 B2। अब आता है दूसरा, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, तो ये तो हो गया बॉयल का नियम। दूसरा है चार्ल्स का नियम। बॉयल के नियम में ताप कांस्टेंट रहता है और चार्ल्स के नियम में दाब कांस्टेंट रहता है, स्थिर दाब पर। कौन से दाब पर? स्थिर दाब पर। तो देखो इधर अब दाब का मान स्थिर करेंगे तो बचा क्या? 1/b और 1/t। तो बताओ b और t में संबंध देखो, B और T में, B और T की बात करें, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सोचो, तो ताप का मान बढ़ाएंगे तो अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अणु की स्थानांतरित ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु कहाँ भगेंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे, और एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आयतन में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि। अर्थात B और T कैसे होते हैं? समानुपाती। तो B प्रोपोर्शनल टू T, B प्रोपोर्शनल टू T, ये चार्ल्स का नियम आ गया। तो चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब या बी टी को इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा? अपॉन टी बराबर कांस्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन और ताप का अनुपात नियत प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? नियत। ठीक है, दो गैसों के लिए लिखेंगे अपन, तो दो गैसों के लिए क्या हो जाएगा? B1/T1 बराबर V2T/T2, ये हो जाएगा दो गैसों के लिए। ठीक है, तो ये दो गैसों के लिए हो गया B1/T1 बराबर V2/T2। ये हो गया बॉयल का नियम, ये हो गया चार्ल्स का नियम। तीसरा नियम आता है जिसमें अपन बॉयल और चार्ल्स दोनों को मिला देते हैं, तो वो है संयुक्त गैस नियम। संयुक्त गैस नियम। संयुक्त गैस नियम जो होता है वो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम दोनों नियमों को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो देखो बॉयल का नियम क्या था? B प्रोपोर्शनल टू 1/p, और चार्ल्स का नियम क्या था? B प्रोपोर्शनल टू P। तो संयुक्त गैस नियम क्या बन जाएगा? B प्रोपोर्शनल टू T/P, या PV/T। वज्र गुणा कर लो, T इधर आ जाएगा तो PV/T बराबर कांस्टेंट।
दो गैसों के लिए P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। ये लो, ये दो गैसों के लिए संयुक्त नियम प्राप्त हो गया। तो ये हो गया बॉयल का नियम, ये हो गया चार्ल्स का नियम, ये हो गया संयुक्त गैस का नियम। अब चौथा जो आता है वो आता है एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो का नियम। अब एवोगाद्रो के नियम को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो B प्रोपोर्शनल टू N लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं NA बराबर NB। एवोगाद्रो का जो नियम है वो दो प्रकार से लिख सकते हैं, B प्रोपोर्शनल टू N लिख सकते हैं और NA बराबर NB भी लिख सकते हैं। देखो B प्रोपोर्शनल टू N में क्या होगा, क्या बचा, T और P, तो इसका मान भी क्या होना चाहिए, समान या स्थिर, और इसका मान भी क्या होना चाहिए, समान या स्थिर। तो स्थिर ताप और दाब पर, चलो कांस्टेंट लिख देता हूँ इसमें, कांस्टेंट मतलब नियत और ये नियत। तो स्थिर ताप और दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ये एवोगाद्रो का नियम है। तो स्थिर ताप और दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अब इसके आधार पर लिखे तो 1/T, 1/P और 1/B, और A और B का मतलब कितनी गैस है, दो गैस। तो दोनों गैसों के लिए T का मान कैसा हो, समान, दोनों गैसों के लिए दाब का मान कैसा हो, समान, और दोनों गैसों के लिए आयतन का मान भी कैसा हो, समान। तो उनके अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में उनके अणुओं की संख्या भी समान होती है। भाई जब ताप का मान दो गैस है A और B, अब A गैस के लिए ताप का मान माना 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो B के लिए भी ताप का मान कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब का मान A के लिए 1 ATM है, तो B के लिए भी 1 ATM होना चाहिए। और माना V बराबर इसमें 5 घन सेमी है A के लिए, तो B के लिए भी B बराबर 5 घन सेमी होना चाहिए। मतलब दोनों गैसों के लिए A और B के लिए ताप का मान, दाब का मान और आयतन का मान समान है, तो उनके अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या भी कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसी को अपन एवोगाद्रो का नियम कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है अगला एमोटॉन का नियम। एमोटॉन का नियम, इसे अपन ताप दाब का नियम भी कहते हैं। एमोटॉन का नियम या ताप दाब का नियम। ताप दाब के नियम में क्या है कि भाई ताप और दाब दोनों में क्या संबंध है, दिमाग लगाओ। एक पात्र में यदि गैस भरी हुई है और उस पात्र का अपन ताप बढ़ाते हैं तो गैस की स्थानांतरित ऊर्जा बढ़ेगी। गैस की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो पात्र पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, तो अर्थात पात्र का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आयतन कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो P और T एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो स्थिर आयतन पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। अर्थात ताप का मान यदि बढ़ाएंगे तो उस गैस का दाब भी बढ़ जाएगा। भाई यदि किसी पात्र में गैस भरी हुई है, उसको तुमने धूप में रख दिया, धूप में रखने पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फट सकता है, फट सकता है। मोटरसाइकिल के टायर देख लो, साइकिल के टायर देखो, कई बार गर्मियों में रखे रहते हैं, धूप में टेम्परेचर बढ़ता है, गैस ज़्यादा भरी हुई है तो उसका दाब बढ़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि ताप का मान बढ़ेगा तो दाब का मान भी बढ़ जाता है। टायर का आयतन तो फिक्स रहता है या ट्यूब का आयतन फिक्स रहता है। तो वही चीज़ है, ये है एमोटॉन का नियम। 6 नंबर पे आ जाओ भैया, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम।
ग्राम का विसरण नियम जो होता है R प्रोपोर्शनल टू 1/√D होता है। अब यहाँ पर देखो R का मतलब क्या होता है, विसरण की दर, बहने की गति। विसरण की दर का मतलब बहने की गति। जैसे गैस है, आज अपन माना कोई स्प्रे करते हैं, मैंने स्प्रे लगाई तो स्प्रे की जो स्मेल है वो आपके यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है, तो ये कहलाता है विसरण। विसरण गैस के अणुओं का हवा में विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलना, डिफ्यूजन या नहीं विसरण होता है। लाल दवा का पानी में फैलना, लाल दवा को जो या कोई भी कलर को जब अपन पानी में डालते हैं तो पूरा पानी उसी कलर का हो जाता है, वो भी एक विसरण है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि गैसों के विसरण की दर उसके घनत्व, डी का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और घनत्व का मतलब होता है उसके भार से। तो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका भार यदि ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे मिश्रित होगी, और यदि गैस हल्की है तो भार कम होगा, और भार कम होगा तो वो तेज़ी से फैल जाएगी। तो ध्यान रखना, जो गैस हल्की होती है वो तेज़ी से फैलती है, और जो गैस भारी होती है वो धीरे धीरे फैलती है। ये ग्राम का विसरण नियम है कि गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये किस स्पीड से फैलेगी, उनके घनत्व के वर्गमूल के अकॉर्डिंग फैलेगी। अब माना दो गैसों के लिए निकालेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, R1/R2। अब देखो ये अंडर रूट है तो अंडर रूट तो आएगा ही, D/D लिख दिया। अब देखो ये अपोजिट है, व्युत्क्रमानुपाती हैं तो 1 के सामने 2 आ जाएगा और 2 के सामने 1 आ जाएगा। अपन अंडर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं D2/D1, और यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और, गैस का अणुभार यदि ज़्यादा है तो उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा।